स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के कार्यक्रम में बात होगी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन की। बताया जा रहा है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में हिमालय के इलाके को एक तरह से पर्यावरणीय मानकों के बिल्कुल अलग तरह के सेट्स की ज़रूरत है। क्या है EIA? आज इसी पर चर्चा होगी। दरअसल ये EIA संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एक प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी प्रोजेक्ट के लागू होने से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पड़ताल की जाती है। इसमें प्रस्तावित प्रोजेक्ट के तमाम तरह के विकल्पों को कंपेयर किया जाता है और पर्यावरण से जुड़े जो भी संभावित खतरे या चुनौतियां होती हैं उनका आकलन किया जाता है। इसके अलावा EIA पर्यावरण के खतरों को कम करने संबंधी रणनीति बनाने में भी मदद करता है। EIA की प्रक्रिया में व्यापक और विश्वसनीय आंकड़ों की ज़रूरत होती है और इससे तभी सही परिणाम आते हैं जब इसे कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में उपयुक्त और विश्वसनीय सूचनाएं मुहैया कराई जाए। इस तरह बेसलाइन डेटा बहुत निर्णायक होता है क्योंकि भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान इसी से लगाया जाता है। भारत के संदर्भ में EIA की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पहली बार जनवरी 1994 में भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने EIA नोटिफिकेशन जारी किए थे। इसमें कुछ नए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और कुछ गतिविधियों के एक्सटेंशन के लिए पर्यावरण क्लियरेंस को आवश्यक कर दिया गया। बाद में इसे EIA 2006 नोटिफिकेशन से रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2020 में लोगों की राय जानने के लिए EIA का ड्राफ्ट सामने रखा तो इसकी काफ़ी आलोचना हुई और इस पर उद्योगों का समर्थक होने यानी प्रो इंडस्ट्री होने और पारिस्थितिक हितों से समझौता करने वाला बताया गया। लेकिन पिछले दिनों अक्टूबर में सिक्किम में तीस्ता डैम की दुर्घटना और हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने विकास के ऐसे मॉडल्स पर सवालिया निशान लगा दिए, खासकर हिमालयी इलाकों में। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि विकास के हर किसी मॉडल और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके प्रभावों के संदर्भ में हो। हिमालयी इलाके की विशेष ज़रूरतों के बारे में सरकार के सभी स्तरों पर सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके की अति संवेदनशीलता और ख़तरे का आकलन सही ढंग से नहीं किया गया है। इस इलाके की अपनी विशेष ज़रूरतें और पूरे देश के लिए अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व का इलाका होने के बावजूद इसके साथ भी देश के अन्य हिस्सों की तरह ही व्यवहार किया जाता है। इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम एक ग्रेडेड अप्रोच अपनाता है। ये ग्रेडेड अप्रोच भारत के हिमालयी इलाके के विशेष पर्यावरणीय फीचर्स को ध्यान में नहीं रखती या फिर ये कहें कि उन्हें सूट नहीं करता। सभी प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज करना ज़रूरी है क्योंकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण के मामले में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है। कोई भी अनप्लान्ड और अवैध निर्माण पानी के प्राकृतिक प्रवाह को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। पिछले कुछ दशकों में जिस तेज़ी से नेशनल हाईवेज, पनबिजली परियोजनाएं और शहरीकरण के लिए निर्माण कार्य हुए हैं, उन सब ने हिमालयी ढलानों को बहुत अस्थिर कर दिया है। इसके अलावा बिना किसी EIA यानी एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बड़े बड़े और इतने ज़्यादा बांध बना दिए गए हैं कि कृषि योग्य भूमि और जैव विविधता वाले क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने का खतरा बढ़ गया है। इन रिजर्वायर्स यानी जलाशयों की वजह से गांव के गांव विस्थापित हो जाते हैं। साथ ही मत्स्य पालन और फिश इकोलॉजी पर बांधों का जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो भी चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों की वजह से संवेदनशील पारिस्थितिकी पर बहुत गंभीर संकट है। इस वजह से जंगलों की कटाई, मिट्टी का कटाव और संरक्षित भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारी वर्षा, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन जैसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के प्रति हिमालय का इलाका बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन ने इसे और ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है। हिमालयी क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ के लिए जो भी मापदंड हों, उनके लिए जो भी पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस चाहिए उसे उस इलाके की ज़रूरतों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सभी नोटिफिकेशंस के आखिर में जिन सामान्य शर्तों का उल्लेख किया जाता है उनमें हिमालयी या पर्वतीय इलाकों के लिए खास क्लॉजेज होने चाहिए ताकि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बढ़ाई जा सके। यानी यदि सावधानी से EIA का इस्तेमाल हो तो रेगुलेशन का यही सबसे कारगर टूल हो सकता है जिससे कि एनवायरनमेंटल गवर्नेंस और देश में सतत विकास के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिल सकती है।
लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सुदूर पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों के विकास से दूर रखना उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की धारणीयता का भी प्रश्न इसके साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा रहे। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।